इंसानों ने आज तक बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से हो, चाहे आप उसको वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जाने, चाहे न्यूक्लियर अटैक्स के नाम से जाने। हम इंसान जहां जहां गए हैं वहां अपने आप को तो आबाद किया है, लेकिन जो भी उस जगह पे पहले रहता था उसको उस जगह से हमेशा हटाया है ताकि खुद उस जमीन पे कब्जा कर सके। बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, बड़े बड़े महल बनाए, बड़े बड़े शहर आबाद किए। कई सारे जंगलात को काट के, कई सहराओं को खत्म करके, कई सारे समंदरों को खुश्क करके। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह के वाकयात पेश आए हैं जहां बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना दी गई, सोसाइटीज बना दी गई, लेविश लाइफस्टाइल के नाम देके। चाहे वो कराची में मौजूद मलिर कैंट हो, केडी ऑफिसर्स हो, XYZ कोई सी भी और हाउसिंग स्कीम्स हो। इसी तरीके से लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद और जितने भी शहर हैं, पेशावर, कोयटा, वहां पे भी इस तरह की सेफ सोसाइटीज बनाई गई हैं जो कि बड़े ही लेविश लाइफस्टाइल पोर्ट्रे करती है। खूबसूरती का शाकार होती है, प्राइवेसी होती है, हरियाली होती है। लेकिन उसमें रहने वाले हमेशा ये भूल जाते हैं कि उनसे पहले भी उस जगह पे कोई रहा करता होगा, या फॉर दैट मैटर अभी भी रहता होगा। इसी तरीके से एक लाहौर की बड़ी फेमस सोसाइटी है, PAF सोसाइटी फैल्कन कॉम्प्लेक्स के नाम से वो मशहूर है। कई एकड़ों पे वो जमीन मौजूद है, बड़े बड़े महलात उधर बने हुए हैं। दिन की रोशनी में कहा जाता है कि उससे ज्यादा परफेक्ट जगह रहने के लिए नहीं है कोई। बड़ी बड़ी रोडें, बड़े बड़े दरख्त, हरियाली, पार्क्स बने हुए, एक आइडियल जगह जहां फैमिली मेंबर्स रहना चाहें। लेकिन वो ही सोसाइटी रात के वक्त कुछ और ही मंजर पेश करती है। लाहौर की ये सोसाइटी जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं और उन्हीं बहुत सारे लोगों में कई सारे फैमिली मेंबर्स ने ये शिकायत की है कि इस सोसाइटी में रात गए
और वो भी लेट नाइट गए। चीखों पुकार की आवाज आती है, लड़ाई झगड़े की आवाज आती है, लोगों की रोने की आवाज आती है। बहुत सारे लोगों ने ये सुनकर ये समझा कि शायद कुछ मोहल्लेदार होंगे जो लड़ाई झगड़ा करते होंगे रात में, तो इग्नोर कर दी ये बात। लेकिन ये शिकायत आना शुरू हो गई। हर हफ्ते, महीने में कभी एक दिन, ऐसा होने लगा बार बार। कहा जाता है कि ये जगह जिस पे ये जमीन बनी हुई है, पार्टीशन से पहले एक कब्रिस्तान था, शमशान घाट था, जहां पे मुर्दों को लाके जलाया जाता था और फिर उनको जो भी उनके रिचुअल्स होते थे वहां वो किए जाते थे। लेकिन आजादी के बाद ये जगह पाकिस्तान के पास आई और थोड़े ही अरसे बाद इस जगह पे एक बहुत अच्छी सोसाइटी बना दी गई। लेकिन जो हिस्ट्री होती है आप उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही ये सोसाइटी में भी हुआ। एक फैमिली रिसेंटली शिफ्ट हुई उस इलाके में। जिंदगी भर की जमा पूंजी जमा करके उन्होंने वहां पे घर खरीदा। शिफ्ट तो हो गए, मकान भी अच्छा मिल गया, इलाका भी अच्छा है, साफ सुथरा है। लेकिन उसकी हकीकत क्या थी उनको उस वक्त पता चला जब वो वहां रहना शुरू हुए। कहते हैं कि एक रात उनकी बेटी टेरेस पे बैठी हुई थी, टाइम हो रहा होगा 12-1 बजे का, कि उसको लोगों के चीखने की आवाजें, लड़ाई झगड़े की आवाज आई और उसको ऐसा लगा कि बिल्कुल ही बराबर वाले घर में कोई झगड़ा हो गया है, रोने धोने की आवाज आ रही। उसने जाके अपने वालिदैन को बताया। वालिदैन ने फौरन निकल के बराबर वाले घर पे नॉक किया खैरियत मालूम करने के लिए। तो वहां पे जो लोग रहते थे वो गेट पे आए, उनसे दरियाफ्त की खैरियत। तो जो लड़का उस घर से निकला था वो हंसने लगा। उसने कहा, बीबी आप लोग फिक्र ना करें, अभी आप लोग नए आए हैं, आपको इस सोसाइटी की हकीकत पता चल जाएगी। उस फैमिली मेंबर्स को ये लगा कि शायद ये कुछ छुपा रहे हैं, शायद जुल्म हो रहा है घर में और हमें रिपोर्ट करना चाहिए पुलिस को, सिक्योरिटी को, जो भी उस इलाके की होगी। तो उन्होंने वहां की जो लोकल सिक्योरिटी थी उस सोसाइटी की, उसको कॉल की कि हमें ये लग रहा है कि बराबर वाले घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सिक्योरिटी फौरन आई। जब सिक्योरिटी से सारा सिचुएशन बताई गई तो उन्होंने भी एग्जैक्ट यही बात बोली। ये उनका पहला इनकाउंटर था हकीकत से। पता ये चला कि रात गए जो चीखने की आवाज आती है वो किसी इंसान की नहीं होती, ना ही किसी जानवर की होती है, ना ही अभी तक किसी ने किसी ऐसी मखलूक को देखा है जो तकलीफ में हो, कर्ब में हो, दर्द में हो। उस इलाके के मोहल्लेदारों ने एक छोटी सी कम्युनिटी बनाई चेक करने के लिए कि आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन सिवाय आवाजों के उनको आज तक कोई और हल नजर नहीं आया। उस इलाके में पुराने फोर्सेस के लोग रहते हैं, तो बकौल एक
रिटायर्ड अफसर के, चूंकि वो बहुत पहले लोगों में से थे जो उस सोसाइटी में आए, तो उनका कहना ये है कि चूंकि ये एक शमशान घाट था और यहाँ पे लोगों को, मुर्दों को जलाया जाता था, तो उनमें से चंद रूहें कह लें, जिन्नात कह लें, जो भी, वो अपनी तकलीफ आज तक लोगों तक बयान कर रहे होते। चीखें ऐसी कि जैसे किसी की खाल उतारी जा रही हो। सिमिलर ऐसा ही वाकया कराची में मौजूद मलीर कैंट में भी हुआ, लेकिन वहां पे चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं, लेकिन प्रॉपर एक एंटिटी को देखा गया। आई थिंक बहुत पुराने शोज में से अगर आप रिकॉर्डिंग निकालें तो उसमें आपको एक ईमेल इस तरह की मिलेगी जिसमें एक लड़की ने अपनी ईमेल हमें भेजी थी और उसने बताया था कि मुझे रात को, कह रही मैं अपने कमरे में बैठी हुई पढ़ रही थी, टीवी देख रही थी XYZ, और रात को ऐसी आवाज आई जैसे कोई तकलीफ में, रोड पे कोई तकलीफ में है। तो अपनी खिड़की से झांक के देखा तो एक बूढ़ी औरत चलती हुई जा रही और तकलीफ में उसकी आवाज आ रही थी, लेकिन जब गौर से देखा तो ना तो उसकी शक्ल नजर आ रही थी, ना ही कोई ऐसा कोई जिस्म था जिसे लगे कि ये इंसान है। और फिर वो कहती कि थोड़ी देर में मेरी आंखों के सामने वो गायब हो गई। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज जेंटलमैन। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। मेरा और आपका साथ तकरीबन 2 बजे तक का है। इस शो में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं, जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग अपने SMS भेजिए, हमें अपनी हाजिरी लगाइए, बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपनी हाजिरी, अपनी अटेंडेंस लगाइए और भेज दें अपना SMS 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं शो में तो अपने कॉल कर सकते हैं 0213452071 पे। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूँ 0213452071। इसके अलावा अगर आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो YouTube पे सबसे पहले जाइए और वहां पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि उस बेल आइकन को प्रेस करने से आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। youtube.com/मिनहाज अली अस्करी हमारा ऑफिशियल चैनल है। इंस्टाग्राम एक ऐसा मीडियम है जहां पे अब अभी हम अपना शो लाइव चला रहे हैं,
तो अगर आप लोग रेडियो पे नहीं सुनना चाहते या कोई मजबूरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे सुन सकते हैं, www.instagram.com/minhaj-ali-asghar. You can always follow me there. और वहां पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है. इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, www.facebook.com/minhaj-ali-asghar. और वहां पे अभी हम 5 मिनट के बाद अपना लाइव शो वहां पे स्टार्ट कर देंगे. बेस्ट है अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करें और वहां पे अपने मैसेजेस भेजें. सिर्फ आपको काम ये करना है कि #LNHS विद मिनहाज ये सब एक उस पे लिख के आप मुझे जो भी मैसेज करेंगे वो डायरेक्ट मेरे पास आएगा एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू कम्युनिकेट विद यू. और सबसे इम्पोर्टेंट इज ईमेल. अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं अपने साथ हुए वाकयात या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको पता है दुनिया भर की, अपने फैमिली की, दोस्तों की, तो जरूर मुझे ईमेल कीजिए official.minhaj-ali-asghar@gmail.com पे. जनाब, शो का आगाज हो चुका है. तमाम लोगों के नाम शामिल करते से पहले जिन लोगों ने अपने मैसेजेस हमें भेजे हैं उनके नाम शामिल करते हैं. हुज़ैफा, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया. सारा, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच. अली, बहुत बहुत शुक्रिया. नंदिता, थैंक यू. राबेल, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया. मुनीब, अनस, फरहा, फारिया एंड नोमान, सुजैन, आसिफ, फहद जमील, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मैसेजेस करने का. खैर जनाब, अपने शो का आगाज करते हैं और कुछ ईमेल्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, हम शामिल करना चाहेंगे अपने शो में. अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो मिनहाज. मेरे एक ऑफिस का बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है जो कि हमारे ऑफिस में मौजूद एक वॉचमैन ने हमें बताया. कहता है कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी. कहता है हमारे गांव में एक बहुत बड़ी हवेली है जो कि एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली के पास थी. उस फैमिली में एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम समारा था. ये फैमिली का ताल्लुक असल में कराची से था, लेकिन वो हवेली उन्होंने आबाओ अजदाद की वजह से रखी हुई थी और वहां पे अपने आधा साल उधर गुजारते थे, आधा कराची में गुजारते थे. वाकया कुछ यूं है कि उस लड़की की खूबसूरती पूरे गांव में बड़ी मशहूर थी. उसी गांव में एक बूढ़ा शख्स था जिसके बेटे का नाम था अदनान, जो कि पंजाब के किसी इलाके में पढ़ रहा था. अपने पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने के बाद वापस अपने गांव आया अपने वालिद साहब का हाथ बटाने के लिए. चूंकि वो खुद एक पढ़ा लिखा शख्स था, वेल ग्रूम्ड था, तो उसकी भी पर्सनैलिटी बाकी तमाम गांव के लोगों से बेहतर थी. और ऐसे बहुत सारे गांव पंजाब में मौजूद हैं अभी भी. इंटरेस्टिंग बात यह
कि उन्होंने या तो अपना गांव देखा है या इंग्लैंड का कोई शहर देखा है, बीच का कुछ इन्होंने नहीं देखा। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे किस तरीके से एक वास्ट डिफरेंस है कल्चर का। कहते हैं वो लड़का जो अदनान था वो गांव में आया, गांव में मेला लगा हुआ था, मेले में पूरा आधा गांव जो था वो मौजूद था। उधर ही उस लड़के की उस लड़की से मुलाकात हो गई जिसका नाम समारा था। उन दोनों को इश्क हो गया। जब इश्क हुआ तो उनको अंदाजा हुआ कि वो शादी तो नहीं कर सकते, क्योंकि लड़का ठहरा थोड़ा लोअर तबके से और लड़की बहुत एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस गांव से ही भाग जाएंगे और किसी एक और गांव में जाके अपनी जिंदगी स्टार्ट करेंगे और वहीं पे शादी करेंगे। कहते हैं कि प्लान के हिसाब से लड़का लड़की तैयार हुए। डिसाइड ये हुआ कि रात के 1 बजे लड़की अपने घर से भागेगी, ये उसको वहां से पिक करेंगे और भाग जाएंगे। इस बीच में एक विलन कैरेक्टर प्ले करती है उस लड़के की कजन, जो कि अपेरेंटली चाहती थी कि उस लड़के की शादी उससे हो। उसको ये प्लान पता चल जाता है। वो जाके बजाय इसके कि अपने कजन का हेल्प करती, वो जाके उस इन्फ्लुएंशियल फैमिली समारा नाम की जो खातून थी उनकी फैमिली में उनके भाइयों को, उनके वालिद साहब को ये सारी बात बता देती है कि इस तरीके से ये भागने का प्लान कर रहे हैं और आप नजर रखें। फाइनली वो रात आती है जब उन्होंने डिसाइड किया होता है कि हम इस तरीके से भागेंगे। लड़की अपने कमरे से निकलती है, एक लंबा सा कॉरिडोर उस हवेली में होता है। जैसे ही निकलती है तो उसका भाई खड़ा हुआ होता है हाथ में गन लिए। थोड़ी सी तल्ख कलामी होती है। शायद भाई 2 थप्पड़ लगाता होगा। गुस्से में आके वहीं करीब में रखा हुआ कोई वाज या गमला वो लड़की उसके सर पे मारती है, वो वहीं गिर जाता है। उसको क्रॉस करके वो हॉल के एंड तक पहुंचती है कि दूसरा भाई खड़ा होता है अगेन गन के साथ। इस दफा किसी तरीके से डॉज वॉच करके वो भागती है मेन गेट की तरफ, जो कि मुश्किल से 20-30 फीट दूर होता है। जैसे ही वो उस मेन गेट तक पहुंचती है जिसके कोने पे वो लड़का खड़ा हुआ है, उसी गेट पे बाप खड़ा होता है। वो बेटी को रोकने की कोशिश करता है, बेटी रुकती नहीं है और फिर वही होता है जो एक्सपेक्टेड है। बाप गोली चलाता है और उसके बेटी को लग जाती है। वो दोबारा तकलीफ में अपने कमरे की तरफ भागती है कि दूसरे रास्ते से मैं किसी तरीके से अपने महबूब से मिलूं जाके। फिर दूसरे कोने में उसका भाई खड़ा मौजूद होता है दोबारा से, वो भी उसको गोली मारता है और फाइनली उस लड़की की डेथ हो जाती है। ये सारे मामले में जो लड़का है वो गोलियों की आवाज सुनता है और वहां से रफा दफा हो जाता है, भाग जाता है। ये सारे वाकये के बाद जो वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली होती है वो सब चीजें वहां से रैप अप करती हैं, उस हवेली को ताला लगाती हैं और कराची मूव हो जाते हैं। वो दिन है और आज का दिन है। गांव में किसी ने उस फैमिली के बारे में कुछ नहीं पूछा, ना उनको कोई खबर मिली कि वो गए कहां। वो हवेली अभी तक वैसी की वैसी बंद पड़ी हुई है। लेकिन हर रात उस हवेली से एक लड़की दिखाई देती है जो कि बिल्कुल वैसे ही ड्रेस पहनी हुई होती है जो शायद समारा ने उस वक्त पहना हुआ था, और वो इंतजार कर रही होती है अपने महबूब का।
कि वो आएगा और उसको ले जाएगा। टिल डेट वो हवेली खाली है और वहां पे उस जगह पे काम करने वाले अभी तक मगरिब के बाद कोशिश नहीं करते उस हवेली में जाने के लिए। चला जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद हमारे साथ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? यूसुफ बात कर रहा हूँ कराची से। यूसुफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी यूसुफ, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? नहीं, वाकया तो ऐसा कोई पेश नहीं आया, बस थोड़ी सी मतलब जो फीलिंग्स होती हैं रात में, अब जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, आप समझ सकते हैं, ऐसी रातें हैं अकेली, मतलब सोना और ये सब। अरे बस इसी बारे में मैंने कहा आपका वैसे पहले सुनता था शो, बीच में छोड़ दिया मैंने, फिर आज जलता, मैंने कहा चलो सुन लो। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चले जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वो लोग कॉल करें जिनके साथ कोई वाकया हुआ हो या कोई वाकया शेयर करना चाह रहे हो, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच पहले से। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मोहम्मद अली रजा बात कर रहा हूँ, और बस आपका शो मैंने तकरीबन 10 साल पहले देखा था, सुना था मतलब। सही। और अब ये मैंने पहली दफा कॉल किया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी। बताइए कि आपके साथ कोई वाकया पेश आया आज तक? हाँ, एक वाकया है काफी लॉन्गर टर्म्स में, क्योंकि हम लोग ओल्ड सिटी एरिया से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम आरामबाग, आपने नाम सुना होगा। सही। वहाँ की एक जगह थी मेरे फादर की, जो कि मेरे ग्रैंडफादर यानी कि जो उनके भी अब्बा थे, उन्होंने यहाँ परचेज की थी कराची आने के बाद 1948 में। सही। तो वो किसी यहूदी साहब की थी, जैकब सोलेमन। सही। तो उस जी बोले आप बोलते रहे। हाँ, क्योंकि कहानी कुछ लंबी है इसलिए मैं फास्ट सुना रहा हूँ। तो उनके नाम पे थी, उनके नाम पे मेरे दादा ने अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए मतलब उनसे की, तो उस वक्त पगड़ी पे रेंट पे ली थी। पगड़ी में ये होता है कि मालिक मकान वही है, सामने वाला बस हम किराएदार हो गए और हमें निकाल नहीं सकते। सही। उसके बाद टाइम टू टाइम यानी कि 3 to 5 years में यहूदी वगैरह यहाँ से चले गए। वो जैकब सोलेमन यहूदी था, ज्यूइश, और मतलब ज्यूइश मतलब कोई पादरी टाइप के जो होते हैं ना, उनका वो था, यानी अच्छे बड़े लेवल का, लोग भी आते थे। फिर वो चले गए यहाँ से, वो किसी और यानी पाकिस्तानी को, मुस्लिम को दे के चले गए। सही। और वो बहुत रोए थे कि मैंने अपनी जगह छोड़ दी और मुझे जाना पड़ रहा है यहाँ से, तो बड़ी कुछ चुप करके गए थे। अच्छा, जगह के 3 पोर्शंस थे, एक हमारे पास था, दूसरा एक और साहब के पास था, एक उसने अपने पास रखा था। जब वो बेच ही गया तो वो तीसरा भी किसी और को दे दिया। सही। अच्छा, वो फर्नीचर मार्केट है, नाम नहीं लूंगा मैं किसी चीज के, तो तीनों पे फर्नीचर शॉप्स ही बनी इवेंचुअली। आफ्टर दिस जो जिसने थर्ड पार्टी थी, जिसने खुद लिया, वो खुद भी फर्नीचर के बिजनेस में आ गया। तो एज अ कम्पिटिटर उसने क्या किया कि बोला कि खाली करो, मुझे भी चाहिए जगह। इन लोगों ने बोला नहीं, हमने पगड़ी पे लिया, हम खाली तो नहीं करेंगे। खैर इवेंचुअली केस चले, एट द एंड केस जीत गया कि भाई जो जिसके पास है वो उसने नाम पे करा दिया।
अच्छा, नाम पे कराने का ये था, जिस साहब ने ली थी ना और पूरी होल प्रॉपर्टी जो थी 3 शॉप्स वो अपने नाम पे कराई थी, उनके फादर की डेथ हो गई थी। और ओल्ड टाइम से ये था कि ये जगह जो है ना, कुआं और ये यहूदी की जगह जरा बदवा वाली होती है, तो नाम पे जिसके होती है उसको बला आती। हम सोचते थे यार कैसी बात है, मतलब दादा वगैरह सोचते थे कैसे इस पे बिलीव नहीं रखते थे। उन्होंने क्या किया, ठीक है नाम पे करवाते। केस के बाद जब नाम पे हुई तो तीनों पार्टियों के तीनों नाम पे पड़ी। तो काफी मशहूर वाकया मार्केट का कि तीनों दुकानें बंद रही थी और तीनों जो मालिकान थे ना, एक हाजी साहब थे और दूसरे एक और, तीनों की डेथ एक ही दिन एक साथ हुई। तो पूरी मार्केट में तब लोगों को पता चला था कि मतलब ये ऐसी जगह थी जो कोर्ट के फैसले से नाम पे हुई है। 3 अलग अलग लोगों के और सेम डे हुई थी और सेम यानी नेक्स्ट डे तीनों की डेथ। तो फिर मेरे फादर काफी डिस्टर्ब रहे जब मतलब उनके पास ये जगह आई, उन्होंने अपने नाम पे नहीं कराई, एज अ डिसीज रही मेरे ग्रैंडफादर के नाम। खैर फिर उन्होंने इवेंचुअली ये सोचा कि यार ये शहर जो है मतलब ये जगह मेरे लिए सही नहीं, अब बेचने के लिए आपको नाम पे करानी पड़ती है। बड़ी डिफिकल्टी थी मेरे फादर के लिए कि नाम पे कराऊंगा तो ये एक जैसे एक आपको वो होती है परेशानी सी, कैसी बात है कि नाम पे कराते हैं तो उसमें कुछ होता है। तो उन्होंने खैर सबका खैरात करके कुरान खाली करा के नाम पे की। खैर कुछ हुआ नहीं, लेकिन काफी डिस्टर्बेंस हुई। जब बेच दी तो सब कुछ वेल ऑफ हो गया, डिफेंस चलेगा, मतलब अल्लाह का शुक्र है, अब किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जिन साहब ने खरीदी थी उनकी भी डेथ हो गई। और आज मैं शोरूम वगैरह फर्नीचर का अच्छा खासा, लेकिन उन साहब की डेथ हो गई जिन्होंने खरीदी थी। और मतलब हमारी फैमिली में काफी, और फिर मार्केट की भी काफी मशहूर जगह है, अगर वहां जाके पूछे तो ये पुराने लोगों को अच्छी बात पता है कि हाँ ये जगह के बारे में मशहूर है। तो और जिन साहब ने ली थी उन्होंने वहाँ कंस्ट्रक्शन की तो जमीन से भी कुछ ग्रेव्स निकली थी और एक कुएं के निशान थे, जैसे कि कोई मतलब कुछ वेल होगा पुराने दौर का, यानी कि उसकी बेसमेंट में से ऐसी चीजें भी निकली। अच्छा, तो होता क्या था उधर? होता कुछ नहीं था, बस ये था कि जो खरीदता था उसकी डेथ हो जाती थी, यानी बाय नेम जिसकी टाइटल होगा। जैसे कहते हैं ना हिंदू लोग शाप कि इसको बदवा मिली हुई है कि कोई खुशी, और जब जो भी मतलब वहाँ बिजनेस करता था उसको डिफिकल्टी, यानी दूसरे कुछ किस्म के कोर्ट केस से, घर में लड़ाई है, यानी मेंटल प्रेशर रहता था। सही। एक होता है ना कि बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ वेल ऑफ है, घूमने फिरने जा रहे हैं, पूरे उस सीजन वो सब ऑफ रहा। अब समझ रहे, तो ये एक बात है। और नीचे कब्रें भी निकली थी जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन की ना, हमने जिसको बेचा उससे पहले ऊपर कुछ बिल्डिंग भी बनी। इट वॉज लाइक जस्ट ग्राउंड फ्लोर नथिंग। बाद में जिसने खरीदी उसने पूरी बिल्डिंग खड़ी की, यानी 200 स्क्वायर यार्ड। तो उसने बताया कि बाकायदा बेसमेंट से यहाँ से ग्रेव्स निकली थी 3, एक कुएं की जगह थी, ओल्ड टाइम्स के पत्थर रख के जो बनाते हैं। तो उसकी मतलब ऑकवर्ड लगा बात कि अच्छा पुराने दौर के किसी ज्यूइश उसकी थी, यानी इस टाइप के लोग भी थे यहाँ अर्ली टाइम्स में कराची एरिया में, आराम बाग एरिया। तो ये एक वाकया था, तो मैंने सोचा शेयर करूं, आज मैंने आपसे शेयर किया। एक दफा ईमेल भी लिखी थी लेकिन शायद आपकी नजर में नहीं आई। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली रजा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिनाज, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चलो जनाब, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने एक वाकया हमसे शेयर किया, और ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जो यहूदी जूश जो कम्युनिटी है वो कराची में बहुत अरसे रही है, और बहुत अरसे क्या अभी भी आई एम श्योर अभी भी हैं पूरे पाकिस्तान में। जो लास्ट कंसेंसस हुआ था उसमें एक नंबर, प्रॉपर फिगर निकला था उनका, और एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इनका कब्रिस्तान भी मौजूद है कराची में, और एक जमाने में उस कब्रिस्तान पे कब्जा हो रहा था। तो उस की खबर जो है वो डायरेक्ट जब अमेरिकन्स को पता चला तो वहां की जो भी असेंबली थी, नेशनल असेंबली, सेनेट वेनेट, उधर उस पर डिबेट हुई थी और वहां से स्ट्रेट ऑर्डर्स आए थे। अब किसको आए थे ये नहीं मुझे मालूम कि इस जगह पे कब्जा हो रहा है और फलाना हो रहा है, ये हो रहा है। इसके अलावा अगर आप पुराने इलाकों में जाएं, अंदरूने शहर कराची के जाएं या स्पेशली कराची के जाएं, तो आपको साइंस नजर आएंगे। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स अभी भी मौजूद हैं जहां पे आपको प्रॉपर साइंस नजर आएंगे, उनकी जो भी उनकी फिलॉसफी थी है उसके बारे में। अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 0213452071 पे। बहुत सारे लोग अभी हमें फेसबुक पे शिकायत कर रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही। आई डोंट नो, जब यहां तो सब कुछ सही है, मुझे नहीं पता कि अब ये आवाज क्यों नहीं आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये फोन खराब हो गया हो, ये 10 दफा गिरता है
हो सकता है कि इंटरनल कोई मसला हो गया जिसकी वजह से आवाज ना आ रही हो, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं आ रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं आ रही। आई हैव नो क्लू व्हाट्स रॉन्ग। तो आप लोगों से माजरत कर लेते हैं कि फेसबुक आज हम लाइव बंद कर देते हैं जल्दी। अगर आप लोग हमारा पूरा शो सुनना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब पे सर्च करें। कल रात 12 बजे हम यूट्यूब पे लाइव होंगे विद द प्रोग्राम, द सेम प्रोग्राम 12 से 2, तो आप वहां पे पूरा शो सुन सकेंगे। चलो जनाब एक और ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। ईमेल कुछ इस तरह की है कि दिस हैपेंड व्हेन आई वाज अराउंड 12 years old in Islamabad. I needed to drop off to my khala's house because my parents had to go to the hospital for my younger brother. I got out of the car and proceeded towards the gate which was open at that time. I passed the gate and entered the home through the main door. I straight went inside and saw that nobody was there at home. Well, this was my usual routine. I greeted the normal way, Assalamu alaikum, to my khala, knowing that she was there. And she replied, Wa alaikum assalam, from the kitchen, where I can see her back and her hair. I loosen up my tie and take off my shoes before proceeding further because of the carpet. I entered the living room, which has a clear view of the kitchen, which was empty. For a second, about where my khala was, where I was sitting, I had a clear vision of my khala. खैर, देखते ही देखते कहते हैं कि मैं जैसे ही सोफे पे बैठा तो किचन में से मेरी खाला गायब हो गई। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो बैठी हुई थी और अभी मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। खैर, वहम समझ के अभी वो ये इसी कश्मकश में थे कि पीछे से खाला स्टेयर कैसे उतरती हुई आती हैं और कहती हैं कि अरे तुम कैसे आ गए भाई, और तुम कब आए? तो उन्होंने बताया कि गेट खुला हुआ था और मैं आया, मैं तो आपको सलाम किया है और आप किचन में थी और आपने वालेकुम सलाम कहा और आप खाना बना रही थी। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो ऊपर रूम में थी और खाना तो बना हुआ है, तो मैं किचन में गई नहीं हूं। कहते हैं कि उसके बाद वो खैर खामोश हो गया, खाला ने भी इग्नोर कर दी बात, लेकिन उनके बच्चों के साथ और उनके फैमिली मेंबर्स के साथ अक्सर इस तरह के वाकयात पेश आना शुरू हुए। फिर एक मौलवी साहब को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि खैर क्या वाकया, क्या कहानी। तो उन्होंने बताया कि इस घर में आप लोगों के अलावा भी कोई और मखलूक रहती है, ऑब्वियसली जिन्नात। लेकिन उन मौलवी साहब के पढ़ाने के बाद वो भी फैमिली वहां से मूव हो गई और अब वो जगह जो है इट्स बेरेबल।
चलो जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं अब्दुल मुईज सिद्दीकी बात कर रहा हूँ कोयटा से। मुईज साहब कैसे हैं आप? कोयटा से कॉल कर रहे हैं? जी जी। वहाँ पे मौसम कैसा हो गया? बस सही है, ठंडक हो रही है। अच्छा चले बताइए कि आपके साथ क्या वाकया पेश है जो आप शेयर करना चाहते हैं? जी मैं चलो जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मलिक अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी मलिक साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मिनाज भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। फर्स्ट टाइम कॉल करने का मौका मिला आपके यहाँ पे। चलें थैंक यू सो मच। आपका इन बातों पे यकीन है? जी मेरा लिटरली बिलीव है क्योंकि मैं केपीके से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे जो हमारा जो एरिया है वो थोड़ा हॉन्टेड सॉर्ट ऑफ एरिया है और वहाँ पे इस तरह के हम लोग को अक्सर वाकया सुनने को मिलते रहते हैं। तो जो वाकया मेरे घर में ही पेश आया था कि हमारा जो वहाँ पे नानी का घर है वो थोड़ा हॉन्टेड सॉर्ट ऑफ है और काफी अरसे से मतलब लोग जो है वो इफेक्ट होते थे। तो वहीं पे ही मेरे जो मामू थे उन्होंने एक चीज फील की थी कि मतलब उन्होंने वो कुछ यूं हुआ था कि वो पढ़ रहे थे, उनका एमबीए का आई थिंक पेपर था, तो वो उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। एंड देन ही सॉ के सामने एक दरख्त था और उसके ऊपर ही सॉ के कोई है, तो उन्हें लगा कि शायद वो रात का टाइम है तो मे भी कोई चोर या कोई इस तरह के कुछ लोग आए हैं, तो वो उसको देखने के लिए गए कि कोई मतलब है। एंड ही सॉ सॉर्ट ऑफ शैडो और वो उस चीज को समझ के कि वाकई में कोई घर में दाखिल हो चुका है, वो अपनी वेपन जो है उन्होंने रखा होता था अपनी अलमारी में, तो वो वही वेपन उठाने के लिए गए। एंड व्हेन ही ओपन दैट कबर्ड, तो वो जो शैडो था इट वाज मतलब इन फ्रंट ऑफ हिम, जो लाइक ही गॉट स्केयर्ड और उसकी वजह से वो काफी आज तक वो जो है वो सॉर्ट ऑफ उनके पर वो अभी तक फीलिंग जो है वो फील करते हैं और काफी डर जाते हैं अक्सर। आज तो उनके साथ ही प्रॉब्लम है, तो ये हमारी फैमिली में काफी होता था, लेकिन इसके बाद काफी उन्होंने इस तरह के अमल वगैरह करवाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये काफी हमारे हॉन्टेड एक्सपीरियंस था हमारी फैमिली में। जो तो आप कौन से इलाके से ताल्लुक रखते हैं? डेरा इस्माइल खान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और वहाँ पे और कोई वहाँ का कोई लोकल मशहूर वाकया है कोई? लोकल मशहूर वाकया ये है कि वहीं पे वहाँ पे करीब एक दरगाह है। एक दफा मैंने ये बात सुनी थी, आई एम नॉट श्योर कि ये ठीक है या नहीं है, बट कुछ लोग थे वो जुमेरात को वहाँ पे कोई पीर साहब हैं उनके वहाँ कोई फंक्शन होता है हर जुमेरात को, तो कुछ लोग थे वो वहाँ पे जा रहे थे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उन्होंने दो लोग थे वो साइकिल पे थे आई थिंक, तो उन्होंने देखा कि एक बकरा सा है वो बीच रोड में खड़ा हुआ है और उन्होंने सोचा कि हम इस बकरे को ले जाएंगे वहां पे जाके इसकी कुर्बानी करेंगे और रात को खाएंगे। तो जब वो उस बकरे को एक बंदे ने जो है वो मतलब गोद में अपनी रख लिया और एक बंदा साइकिल चला रहा था, तो थोड़ी सी देर के बाद वो काफी हैवी होने लग गया। वो लाइक दुम्बा था आई थिंक वो, तो वो काफी हैवी होने लग गया, इतना कि उसने उसको अपनी लाइक गोद से नीचे फेंक दिया। उसने बोला कि ये मुझसे उठाया नहीं जा रहा, और फिर उसके बाद वो जो दुम्बा था वो अजीब से साउंड निकालने लग गया एंड इट गॉट डिसअपीयर्ड। सो ये उन लोगों ने फेस किया था। मैंने जो सुना है आई एम नॉट श्योर कि इज इट रियल और नॉट, बट ये बहुत फेमस हमारे वहाँ का वाकया है जो आज तक लोग सुनाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।
चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ. अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आई एम शोएब बजिंजो and I am a regular listener of your show. I have faced many paranormal activities in my previous house and when I was in Cadet College as well. And now I am in Merchant Navy. I also witnessed on board when I was on a pilot boat in one of ports of Pakistan. I don't want to disclose the name of the port. When I was in academy, I was on security duty with my colleague. We both were on patrolling. We both saw a shadow that went between us. We both were standing face to face. That shadow went between us. The height of the shadow was 3 feet. Same I witnessed when I was on port. Me and my captain and the chief engineer were on walk. When we were few meters away from our ship, I saw a shadow that went between me and my captain. We both saw. That time shadow was between our shoulders and head. Our chief engineer signaled us to keep quiet and we ran to our ship. Then he told us that don't tell this incident to anyone. There are dozens of incidents I have witnessed in my life, but the most interesting and scaring was 2010 when I came to home after 5 months from Cadet College. On second day, on a 2-day leave, I reached Karachi at 7 p.m. My father told me we are going to our relatives in Qaidabad. Basically, my whole family lives there. It's called Kohi Ghot. It's like a village. There are fruits and vegetable farms in the same like Memon Ghot. I told my father that I have only 2 days, so I will come tomorrow because I have to call my uncle on Skype because internet is not available there. So he agreed. They left at 10 p.m. I was talking with my uncle who lived abroad. I saw someone moving in our house. I ignored that. There was a washroom near main entrance of our house. Suddenly, the tab nalka opened. I went to the washroom when I heard water dripping close by itself. So I felt many times that someone is moving in house, but I tried to control my nerves. All night I saw movies, play games, because there was only 2 days. So I tried to play games, watch movies. At Fajr I offered namaz and went to bed. The most scariest thing happened. I was on my bed and I noticed that on the other side I saw that the mattress was pressed like someone was sitting there. I closed my eyes. I recited Surah Yasin. And I felt that person who was sitting beside me stood up and walked away from there and sat on the other side where I was sleeping. Believe me or not, I was trying to control myself, but I was shaking inside. After 5 minutes, I woke up and I ran outside. Then I realized that whatever that is not hurting me. And he can't hurt me. खैर, शोएब साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया ईमेल करने का. जो कि अंग्रेजी में थी तो मैं इसका तर्जुमा कर देता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए. शोएब बजिंजो साहब का जो ताल्लुक है वो मर्चेंट नेवी से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है. और उनका बड़ा आना जाना रहता है पोर्ट पे ऑब्वियसली. तो वो बताते हैं कि एक दफा वो अपने कुलीग के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे तो रात गए. उनको ऐसा लगा कि उनके और उनके जो दोस्त हैं उनके बीच में से उन्होंने एक शैडो गुजरते हुए देखा. हो सकता है कि उनको लगा हो कि कोई और रीजन होगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद ही यही सेम वाकया दोबारा रिपीट हुआ जब वो अपने कैप्टन और चीफ इंजीनियर के साथ थे. जब ये वाकया दोबारा हुआ तो वहां मौजूद चीफ इंजीनियर ने खामोश रहने को बोला. और जब ये लोग अपनी शिप पे जाके कमरे में गए तो फिर उसने ये बताया कि इस तरह के वाकयात इस पोर्ट पे रोजाना के बेसिस पे होते हैं. फिर कहते हैं कि मैं 2 दिन के लिए छुट्टी करके अपने घर कराची आया
जब कराची पहुंचा तो पता चला कि वालिदैन जो हैं वो अपने रिश्तेदार के घर गए हैं। खैर उसने कहा कि मुझे अभी रिश्तेदारों के नहीं जाना, मुझे अपने एक अंकल हैं जो कि बाहर रहते हैं, उनसे स्काइप पे बात करनी है। तो वालिद साहब ने कहा ठीक है, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये साहब उधर पहुंच गए, अपने घर में बैठे, इन्होंने स्काइप ऑन किया, अपने कजन से, अपने अंकल से बात कर रहे थे कि उनको फील हुआ कि इनके ही घर में जहां ये मौजूद हैं कि कोई प्रेजेंस है। ये समझे कि शायद चोर आ गया। इन्होंने घर वर जाके देखा, कोई भी नहीं, सब खाली था। फिर थोड़ी देर के बाद इनको वॉशरूम से पानी की गिरने की आवाजें आना शुरू हो गई, ऐसे जैसे कि कोई नहा रहा हो। वॉशरूम जाके देखा तो सारे टैप बंद थे। अभी इसी कश्मकश में थे कि थोड़ा टाइम हो गया। मैं कहा चलो यार, घर आए हैं, ब्रेक पे हैं, मूवीज देखते हैं, गाने सुनते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं मूवीज देखता रहा, गाने देखता रहा, गाने सुनता रहा, गेम्स खेलता रहा। फजर का टाइम हो गया। कहते मैंने फजर की नमाज पढ़ी और फिर मुझे नींद आना शुरू हो गई। नींद आने के लिए मैं अपने बिस्तर पे जैसे ही लेटा तो थोड़े ही देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ आके कोई लेटा है। प्रॉपर कहते हैं कि बिस्तर वैसे ही नीचे हुआ, वैसे ही आवाज आई जैसे कभी कोई बराबर में आके आपके लेटता हो। कह रहे थोड़ी देर तक तो मैं बिल्कुल साकित रहा, लेकिन फिर मैंने आयतें पढ़ना शुरू की, और जब आयतें पढ़ना शुरू की तो वो जो भी चीज मौजूद थी मेरे बराबर में, वो बिस्तर से उठी और दूसरी तरफ जाके बैठ गई। कहते हैं मेरे अंदर थोड़ी सी जान आई तो मैंने दौड़ लगाई, घर से बाहर भागे। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि जो भी चीज वहां मौजूद है वो इनको हर्ट नहीं कर रही, बस शायद अपनी प्रेजेंस शो कर रही है। और ऐसे ही होता है। आपको भी अगर थ्रेट फील हो, याद रखें इंसान की नेचर है, इंसान की या किसी भी लिविंग थिंग की नेचर है, जानवर भी इसमें शामिल है। अगर उसकी टेरिटरी में कोई आ जाए अननोन और उसको थ्रेट फील हो तो वो फौरन अपनी प्रेजेंस शो करता है कि हेलो मैं इधर मौजूद हूं। तो ये एक नेचर है, चाहे इसमें जानवर हो, इंसान हो या फिर ये मखलूक। हम हर चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सही है, अशरफुल मखलूकात हैं हम, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि दंदनाते फिरें। इसी दुनिया में कुछ ऐसी और दुनियाएं मौजूद हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यूज हैं। कुछ के एक्सट्रीम व्यूज हैं कि जो हर चीज पे कहते हैं कि जिन्नात हैं, अपनी नाकामियों को जो है वो सहरा देते हैं जिन्नात पे कि हम पे असर हो गया, हमने ये किया तो वो हो गया, वो किया तो ये ऐसा हो गया, ये मन घर घटिया है, इस घर में जिन है जो हमें तरक्की नहीं करने देते, फलाना ढिमकाना। लेकिन कुछ एक्सट्रीम्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये मानते ही नहीं है इन चीजों को, ये सब बेकार है, झूठ है। तो एक डिसबैलेंस सा क्रिएट हुआ है, तभी लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब दिमाग का मसला है, झूठ है, लोगों की कमजोरियां हैं, जो अपने गिल्ड्स हैं, अपने डिप्रेशंस हैं, वो जिन्नात पे रख के आगे बढ़ा देते हैं। क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य, एक कंपनी में होने ये लगा कि रात को गए, वहां पे एक अजीब सी स्मेल आने लगी। लोग परेशान कि ये स्मेल कैसी आ रही है। धुलवाया जाए, फिर दूसरे दिन बदबू आए, फिर धुलवाया जाए, फिर बदबू आए। परफ्यूम लगा दिए, एयर स्प्रे कर दिए, पता नहीं क्या क्या चीजें कर दी, लेकिन स्मेल, और वो भी स्मेल उस चीज की, यूरिन की। तो वहां पे मौजूद एक शख्स जो कि इन बातों पे बड़ा यकीन रखता था, उसने कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पे कोई बुरे जिन्नात हैं जो अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। मैनेजमेंट ये बात जो है बड़े फैल गई पूरी उसमें फैक्ट्री में, ऑफिस में, और लोग डरने लग गए। वहां पे मगरिब के बाद बैठना बंद कर दिया, कंपनी को लॉसेस होने लगे। तो कंपनी ने किया ये, उन्होंने कहा बगैर किसी को बताए
उन्होंने उस जगह पे सीसीटीवी एक कैमरा लगा दिया। नेक्स्ट डे ही जो ये प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई। पता ये चला कि वहां के जो सीनियर मैनेजमेंट के एक साहब थे, चूंकि उनको रात को बैठते थे वो काम के चक्कर में, और वॉशरूम बहुत दूर था और उनको डर लगता था अकेले जाने में उस जगह, तो वो उसी जगह पे खड़े होके हो जाया करते थे। और उन्होंने ही इस बात को जो है घुमा दिया था कि यहाँ पे जिन्नात हैं और फलाना है। ये तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी वो पकड़े गए और पे शर्मिंदा हुए। तो इस तरह के वाकयात भी होते हैं, हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। अब मैं अपनी बात करता हूँ कि एक जमाने में मुझे लगता था कि यार मेरे ऊपर कोई जिन्ना है, या मुझे कोई ना कोई जिन रोकते हैं, या मेरे पे काला जादू हुआ है, क्योंकि जो काम मैं कर रहा था वो उसका इंसेंटिव मुझे नहीं मिलता था। तरक्की मिलती थी लेकिन इंसेंटिव नहीं मिलता था, पजीराई मिलती थी लेकिन इंसेंटिव नहीं मिलता था। तो मुझे लगता था कि मेरे ऊपर काला जादू है। और ये जब आप बिल्कुल डाउनर होते हैं ना, जब आपके साथ कोई बुरा हो रहा होता है, तो आपका बहुत आसान हो जाता है। इंसान का दिमाग ऐसा है कि उसको ट्रिक करना बड़ा आसान हो जाता है कि उसको बताएं, बजाय इसके कि लोग हमें बताएं कि भाई तुम ये गलती कर रहे हो, तुम ये प्रॉब्लम में हो, तुम ये गलत करो, ये करो, ये गलत किया, ये गलत किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे साथ ना वो वाला चक्कर है। और फिर ये होने लगा, मुझे हर चीज में ये फील होने लगा कि यार ये कुछ मेरे साथ मसला है। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी। और वो उस चीज पे कि जिसका आपको पता भी नहीं चल रहा ना। बाद में मैं पूछने लग गया लोगों से कि भाई बताओ अगर है तो कौन है, कौन कर रहा है। जब इतना सब कुछ पता है कि काला जादू हुआ है, फलाना हो, तो ये तो बताओ कि किसने किया है भाई। उस पे एक वो हो जाता है कि नहीं वो हम बता नहीं सकते। भाई क्यों नहीं बता सकते? जब इतना बता सकते हो तो नाम भी लो, क्योंकि वो तो गलत काम कर रहा है। गलत काम करने वाले का नाम नहीं बता सकते, ये तो मुझे बात समझ नहीं आती। तो फिर रियलाइज हुआ कि ये दिमाग का मसला है। जब आपका दिमाग वीक होता है तो यू स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, ये एग्जिस्ट करती हैं और ये अपनी प्रेजेंस शो करती हैं। और ये कोई गिमिक्स नहीं है, कोई फेक वाकयात नहीं। बहुत सारी दुनिया में अभी भी ऐसे ऐसे वाकयात मौजूद हैं जो टिल डेट प्रिजर्व किए गए हैं। जैसे कि एक में इंटरेस्टिंग एक कहानी है जो रेडिट पे एक साहब ने डाली हुई थी, वो पाकिस्तानी है। तो उनका ये था कि कहते हैं कि बैक इन माय ओल्ड विलेज, मेरे पुराने गांव में एक हिंदू थे, हिंदू फैमिली थी जो कि एक हवेली ओन करती थी। और उस हवेली के अंदर उनके एक स्पेशल कैबिनेट था जिसके अंदर किसी को भी अलाउड नहीं था जाना, कोई भी उस जगह पे टच नहीं कर सकता था। और इसका एक रीजन था। रीजन ये था कि उस हवेली को एक बहुत ही अमीर हिंदू फैमिली ओन करती थी, जो कि उस हवेली को पार्टीशन के बाद तोहफे के तौर पे, एक अमानत के तौर पे इन साहब के दादा को दे गए, क्योंकि उनके दादा बड़े मशहूर थे अपनी ईमानदारी पे। तो उन्होंने अमानत के तौर पे दे दी, ये कह के कि जब पार्टीशन हो जाएगा, मामला से हो जाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे और अपने द्वार ले लेंगे जगह। बस उन्होंने ये एक बोला था कि ये एक कैबिनेट है या स्टोर रूम है, इसको कभी मत खोलिएगा। उसके अंदर उनके जो भगवान और मूर्तियां और ये सब सारी मौजूद थी, मंदिर बना हुआ था। तो उनके दादा ने उस जगह को बंद कर दिया और कभी टच नहीं किया। प्रॉब्लम उस वक्त होना शुरू हुई जब दादा का इंतकाल हुआ, और ये काफी साल हो गए। दादा को ये यकीन हो गया कि अब वो फैमिली वापस लौट के तो आने वाली नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी उस कैबिनेट को, उस स्टोर रूम को बंद रखा। जब दादा का इंतकाल हुआ तो भाइयों में और कजन्स में एक डिबेट शुरू हो गई कि आया हमें क्या करना चाहिए, ये जगह खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए। तो वालिद साहब ने मना किया लेकिन चूंकि बाकी सब लोगों ने कोशिश की
मनाने की, तो बाकी सब ने कहा कि हम तो इस जगह को खोलेंगे। तो कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने मेरे कजिन्स और मेरे चाचा उस दरवाजे को खोल के अंदर गए, और कहते हैं लिटरली 5 मिनट के अंदर वो भागते हुए, चीखते चिल्लाते हुए वापस आए। उनकी आंखों में वो खौफ था, कहते हैं कि मैंने आज तक नहीं देखा। रंग ऐसा हुआ था जैसे जिस्म में खून ही नहीं है, और उस जगह को उन्होंने फौरन खाली करने का बोला, यानी कि उस पूरी हवेली को खाली करने का बोला। ऐसा क्या हुआ उस वक्त तो उनको नहीं पता चला, लेकिन ये कहते हैं कि जब ये सारे लोग अंदर जा रहे थे तो पूरे उस हवेली में बेल बजने की आवाज आई थी, घंटी बजने की आवाज जो मंदिर की होती है। और कहते हैं कि उस वक्त उस हवेली में अच्छे खासे लोग रहते थे, अच्छा खासा शोर होता था, लेकिन जब ये घंटी बज रही थी खामोशी तारी हुई थी। सिर्फ और सिर्फ घंटी की आवाज आई थी, और वो घंटी की आवाज उस प्रिसाइज रूम से आ रही थी। उसके बाद जब टाइम गुजर गया तो फैमिली मेंबर्स ने बताया कि उनके साथ ऐसा क्या होता था कि उनको घंटी की आवाज आती थी, कभी किसी के गुनगुनाने की आवाज आती थी। कहते हैं कि I do remember during the time of renovation that cabinet was safely removed without any fuss. A group of Hindu men came. कहते हैं कि जब वो बिल्डिंग हम तोड़ रहे थे तो हमें उस जगह को भी तोड़ना पड़ा, और उस जगह को तोड़ने के लिए एक हिंदू पादरी प्रीस्ट आए होंगे, उन्होंने अपने मंत्र शंतर किए और उस जगह को खत्म किया, और जो भी उसके अंदर मूर्तियां थी, भगवान थे उनको वो साथ ले गए। तो इस तरह के भी वाकयात पेश आते हैं। अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 021345207191 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। मौसम जो है वो एक इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ चुका है, ठंडक है, सर्दी है। कराची में तो चलें कल से थोड़ी सी ठंडक होना शुरू हुई है, लाहौर, इस्लामाबाद और बाकी जगहों पे काफी अरसे से, काफी दिनों से हो रही है। इन दिनों में आप नोट करें शहर भी खामोश जल्दी हो जाता है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, लोग अपने घरों में जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं मौसम की वजह से, और खौफ भी जरा ज्यादा तारी हो जाता है इन सड़कों पे, इन गलियों में, इन मोहल्लों में। चलो जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो 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 हेलो। चलो जनाब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? अब्दुल शकूर बात करूं गुलशन इकबाल से। जी अब्दुल शकूर साहब, क्या वाकया जो आप शेयर करेंगे? मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं अपने मेरी दादी के अब्बे की बात है, वो मुझे अभी तक याद है जी, वो शेयर करता हूँ। बताइए। मैं हमारे गांव में ना जो
आज से 100 साल पहले की बात है। जैसे अभी तो हमारे जो बड़े हैं अभी फोत हुए, 130 साल के बाद ही इंतकाल हुआ है। सही। तो अभी भी हैं कुछ बड़े जो हैं। तो मेरी नानी मुझे बताया था हमें, जो एक कब्रिस्तान है हमारे घर के पास ही है, अभी भी है कब्रिस्तान। तो उसमें एक चुड़ैल आती थी, बोलते थे चुड़ैल है। तो वो जब कब्रिस्तान में मुर्दा दफना के जाते थे ना, तो उसके दिल गुर्दे निकाल के ले जाती थी वो। तो जो मेरी नानी का अब्बू है, नाना हो गया ना, तो वो एक दिन वहां पे गया, तो वो उधर ही रह गया रात को ना। तो उसने बोला मैं भी देखता हूँ कौन है ये, पता लग जाएगा। तो जैसे उसने ना कब्र खोली हुई थी, तो जैसे ये गया तो वो चुड़ैल इंसान ही थी, औरत ही थी। तो उसने अपने उस मुर्दे को ऊपर कर लिया, वो खुद नीचे सो गई। तो वो तो दलेर था, डरता तो नहीं था। तो उसने क्या किया, देखा तो वो समझदार थी, उसने नीचे कर लिया, मुर्दों को ऊपर कर लिया। तो उसने जैसे खोला तो बाजू चेक किया, तो नस चेक की, तो देखा तो एक ठंडी एक गर्म है। जब देखा तो उसने उसको नीचे किया होता, नीचे वाली नस जो है ना वो गर्म थी। तो उसके जैसे पकड़ा ना, उसके वालों पे हाथ आ गया। तो वाल जहाँ थे ना उसके, तो वहाँ पे तावीज बांधे हुए थे उसने बहुत सारे। तो उसने पकड़ लिया वहां से। तो उसका जहाँ से ऐसे पकड़ा तो उसका असर खत्म हो जाता है मेरे ख्याल में, मैंने ऐसे सुना है। तो बहुत खूबसूरत भी थी। तो वो चुड़ैल थी, उसने पकड़ा था, उसका जितने भी बाल थे तावीज से ना उसने काट दिए थे वो। अच्छा, ये किधर का वाक़या है? ये 100 साल पुराना ही है। नहीं, 100 साल पुराना है, लेकिन है किधर का? ये जिला रेमबियार खान तहसील खानपुर का है। अच्छा, तो ये किसने बताया? 100 साल पुराने तो किसने बताया आपको? मेरी नानी ने बताती थी ना आपको, पिछली दफा एक वाक़या सुनाया था, ये भी सुनाया था। आपको लगता है ये सच है? जी बिल्कुल सच है। कैसे? जो भाई बता रहे थे ना, जो दुम्बे वाली बात कर रहे थे, वो भी सच थी। वो तो मैंने बड़ी वहाँ पे अब ऐसा नहीं होता, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, अब सही है। तो वही तो मेरा सवाल है, अब क्यों नहीं होता? पता नहीं, अब ये नहीं पता मुझे। क्योंकि चुड़ैल के भी तो इंतकाल नहीं हो गया कहीं? पता नहीं, वो उसका सीरियस कह रहा हूँ, उसके बाल उल्टे तवीज बांधे हुए थे उसने। औरत ने उल्टी लिखाई, जैसे कुछ उल्टी लिखाई होती है, तो वो उस पर पड़ा था उसने। तो हमें छोटे थे उसने इतना गौर नहीं किया। अभी आप शो सुनते थे, अब पूरी और भी कहानियां हैं, वैसे सुनी नहीं है कभी। नानी का इंतकाल हो गया, कभी सुनी नहीं है। अम्मा से तो अभी पूछेंगे तो वो बता देंगे। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, वो देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। जी बताइए, क्या वाकया पेश आया आपके साथ? मिनाज भाई, मैं पुरानी सब्जी मंडी फैजान मदीना में सिक्योरिटी गार्ड रह चुका हूँ। सही, जबरदस्त। तो ये 2001 की बात है मिनाज भाई। तो उस वक्त दिसंबर की रात थी और बारिश बहुत हो रही थी। तो वहाँ पे महफिल का प्रोग्राम होता था। दोबारा से बोलेंगे आप प्लीज, आपकी आवाज बहुत खराब आ रही थी, बोलिए। ये दिसंबर 2001 की बात मैं कह रहा हूँ। जी जी। तो रात बड़ी बरसात हो रही थी और वहाँ पे इज्तिमाई प्रोग्राम था। सही। तो लोग बहुत कम आए हुए थे मौसम की वजह से, बरसात की वजह से। तो उस वक्त मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और मैं घर नहीं जा पा रहा था। सही।
तो मैं वहीं प्रोग्राम में बैठ गया एक कोने में जहाँ लोग नहीं थे, जहाँ आवाम नहीं बैठी हुई थी, वहाँ मैं कहीं कोने में जाके बैठ गया। वहाँ जब जिक्र शुरू हुआ ना तो मैं अकेला था। जब जिक्र शुरू हुआ तो लाइटें बंद कर देते हैं। अच्छा। तो मैं भी जिक्र में लग गया तो मुझे अचानक ऐसे लगा कि सर्दी में से गर्मी होनी शुरू हुई। सही। तो मैंने आंख खोल के देखा तो मेरे चारों तरफ ही आदमी थे, लोग ही लोग थे, पूरा भरा हुआ था। अच्छा। तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा अभी 1 मिनट पहले तो कोई भी नहीं था, फिर ये लोग इतने आगे कहाँ से आ गए। जब जिक्र खत्म हुआ तो एक बराबर में जो आदमी बैठा हुआ था उसने मुझसे हाथ मिलाया और बोला कि हम इंसान नहीं है, हम अल्लाह की नेक जिन्न है जो इस महफिल में आए हुए हैं। ये कह के मुझे पता नहीं क्या हुआ, फिर आंख बंद हो गई। जब आंख खोली तो वहाँ कोई भी नहीं था। अच्छा, तो ये कब की 2000 की बात? 2001 दिसंबर की बात है, जब बरसात हो रही थी और सर्दियाँ बहुत थी मेहनत में। तो आपने मेरे अच्छा, मतलब ये मुझे बताया कि आपको कैसे लगा कि वहाँ पे लोग मौजूद नहीं थे और आपने आंख खोली फिर वैसे वहाँ प्रोग्राम होता है तो 25 से 30 हजार आदमी मौजूद होते थे, मगर उस वक्त मौसम ऐसा था ना तो वहाँ पे लोग आ नहीं पाए थे। सही। बढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ जो कि हमें समद ने भेजी है। और कहते हैं, सलाम मिनहाज भाई, टुडे आई वांट टू शेयर अ सुपर स्कैरी इंसिडेंट विद यू व्हिच हैपेंड टू मी एंड माय फैमिली। जून जुलाई की छुट्टियां थी। अब बारिशों की वजह से हमारे बैकयार्ड में एक बहुत ही पुराना आम का दरख्त था जो तेज हवाओं की वजह से गिर गया था, जिसकी वजह से हमारे आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो रहा था। और वो दरख्त गिरा भी ऐसे था, बिल्कुल बीच में। एक दिन वालिद साहब ने मेरे बड़े भाई को ये बोला कि इस पूरे दरख्त को ऐसे काटो कि जिससे रास्ता क्लियर हो जाए और हम इस दरख्त को उठा के फेंक देंगे। कहते हैं, आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरे भाई दोपहर 3 बजे कुल्हाड़ी लेकर फाइनली उस दरख्त को काटने गया। अब जब वो काट रहा था, वो बताता है कि लिटरली जैसे ही मैं कुल्हाड़ी मारने वाला था तो वो दरख्त और उसके पत्ते कांप रहे थे। हालांकि वहां पे कोई हवा भी नहीं चल रही थी उस वक्त, बट ही इग्नोर्ड दिस एंड स्टार्ट। और फिर दोबारा से उसने वो कुल्हाड़ी ली और मारने की कोशिश की। कहते मैंने थोड़ी देर काटता रहा, थक गया, 5 मिनट का ब्रेक लिया और फिर सोचा कि अब एक ही बार में इसको काट दूंगा। कहते जैसे ही फुल फोर्स से उसने मार्क पे लगे जगह पे मारा है, बजाय वो कुल्हाड़ी दरख्त पे लगने के वो स्लिप करके उसके पैर के अंगूठे पे जाके लगी और उसका वो अंगूठा कट गया। कहते खून हो गया, बेहोश होने लगा। फैमिली वाले उसको ले गए अस्पताल, मैं वहीं रहा। जब थोड़ी देर के बाद हमें खैरियत की खबर मिल गई तो हम भी पहुंचे हॉस्पिटल, उसके पास गए, उसे पूछा आखिर हुआ क्या। कहता है कि भाई ये वाकया हो रहा था बार बार। कहता है हम जब घर से निकल रहे थे और हमने उस दरख्त की तरफ देखा था तो हमें भी अजीब महसूस हुआ था, क्योंकि मैं और मेरी दादी मौजूद थे। हमने देखा कि वो दरख्त कांप रहा है, ऐसे जैसे
शिवरिंग होती है। खैर, यही बात अभी हुई थी कि दूसरे दिन मेरी दादी को ख्वाब में नजर आया कि वो उसी दरख्त के नीचे खड़ी हैं। एक औरत उस दरख्त से नीचे उतरती है और उसके पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे नीचे उतरते हैं। और वो दादी उनसे पूछती हैं कि आखिर आप कौन हैं और यहाँ पे क्या करी? तो कहती हैं कि हम कई सालों से इस दरख्त पे रह रहे हैं। परसों तुम्हारे पोते ने इसको काटने की कोशिश की, हमें बड़ा दुख हुआ। कहती हैं दादी के भाई उसने काटने की कोशिश नहीं की, उसने मतलब वो गिर गया था और उसको वो जगह क्लियर करने के लिए वो काट रहा था। अभी सब बातें ख्वाब में हो रही। तो कहती वो तो बात सही है, लेकिन जब तुम्हारा बच्चा कुल्हाड़ी मार रहा था तो मेरे एक बच्चे को वो चोट पहुंचा रहा था, जिसमें गुस्से में आके मैंने तुम्हारे पोते को अटैक किया। फिर वो खुद ही इस बात पे माइल हो जाती हैं कि अगर आप चाहती हैं कि हम इस जगह को छोड़ दें तो बस कल सुबह एक प्लेट में दाल, माश की दाल रख के चले जाइए। यही बात कह के ख्वाब टूटता है, दादी दोबारा नींद से बाहर आती हैं। ये सारा वाकया, सारे कहानी अपने फैमिली को बताती हैं और नेक्स्ट डे एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो माश की दाल प्लेट में रखती हैं और उस दरख्त के नीचे रख के चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब आते हैं तो वो माश की दाल भी खाली, वो प्लेट भी खाली होती है, वहां पे माश की दाल भी नहीं होती। और उसके बाद से वहां पे कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। कहते हैं कि जब मेरा भाई उस दरख्त पे कुल्हाड़ी मार रहा था तो उसने बाकायदा एक काला साया उस दरख्त से दूसरे दरख्त पे जाते हुए देखा। फिर कहता है कि जब हम उस दरख्त से गुजर रहे थे, मैं और मेरी दादी और मेरे वालिद साहब, तो मैंने कहता है कि बाकायदा एक चीज को देखा जिसको मैं देख नहीं पा रहा था, जो कि इनविजिबल थी, लेकिन फिर भी उसकी विजिबिलिटी, उसकी प्रेजेंस मुझे नजर आ रही थी। और कहते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक दरख्त से दूसरी तरफ पे जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना ये वाकया शेयर करने का। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि दरख्त को काटने से पहले दरख्त से इजाजत लेनी चाहिए। जब हम सुनते थे बचपन में तो हमें बड़ा हंसी आती थी कि यार ये दरख्त क्या बातें करते हैं। तो मैं अक्सर सारे कजन मिलकर ना हम दरख्तों से बात करते थे, हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो? तो कजन ही एक्ट आउट करते थे कि हाँ हम ठीक हैं, तुम बताओ कैसे हो। लेकिन जैसे जैसे चूं हम बड़े होते गए तो कुछ चीजें समझ में आना शुरू हुई कि दरख्त भी इंसानों की तरह है, वो भी सांस लेते हैं, उनके भी वो प्रोडक्टिव होते हैं, वो भी लिविंग थिंग है। बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज मौजूद हैं कि जब दरख्त को काटना होता है तो हमारे यहाँ तो कुल्हाड़ी लेके हम धड़ 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 काट देते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी सोसाइटी मौजूद है दुनिया में जो जब दरख्त को गिराना होता है या खत्म करना होता है तो वो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, एक गोल दायरा बनाते हैं और खूब गालियां देते हैं, इतनी गालियां देते हैं, इतना बुरा बुरा कहते हैं। और फिर होता क्या है, वो दरख्त ऑटोमेटिकली मुरझा जाता है, मर जाता है। लेकिन एक बात मुझे और भी इंटरेस्टिंग लगती है इन सारे पहलुओं में, जब कहा जाता है ना कि हम इंसान जो है किसी जगह जाते हैं तो उसको अपनी जगह टेरिटरी बना लेते हैं। तो ये मैं और आप हम सब ये करते हैं, रोजाना की बेसिस पे करते हैं। दफ्तर जाते हैं तो अपना एक दफ्तर का केबिन होता है और उसमें चीजें अपनी तरह से सेट करते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि फलाना का दफ्तर है ये, या फलाना का घर है ये, फलाना की जगह है ये, गाड़ी उसकी है। तो हम भी जाते हैं घरों में, जमीन कम से कम होती जा रही है क्योंकि इतने लोग आबाद हो चुके हैं अब। तो अब जंगलों की तरफ, पहाड़ों की तरफ, सहराओं की तरफ, समंदर की तरफ रुख कर लिया इंसान ने। सोचें रहने के लिए कितनी जुस्तजू है कि कहां कहां जा रहे हैं रहने के लिए। तो हमसे पहले उसकी कोई हिस्ट्री होगी जगह की, वहां कोई रहता होगा, कोई जानवर रहता होगा, कोई फूल पौधे रहते होंगे, कोई जिन्नात रहते होंगे।
अब हम उन जिन्नात की जगहों पे भी चले गए जो बेचारे दरख्त पे रहते थे, जंगल में रहते थे, सहरा में रहते थे, जहां किसी टाइम पे इंसान सोचता भी नहीं था जाने का, और इंसान वहां जा रहे रहने के लिए, घर बना रहे अपने। तो आई एम श्योर किसी न किसी को कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम होती होगी। वेल, अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 021345207191 वो नंबर है जहां पे कॉल कर सकते हैं। आई रिपीट 021345207191 पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल हमें भेज सकते हैं। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी, अदनान बात कर रहा हूँ कराची से। जी अदनान, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मुझे कोई वाकया नहीं सुनाना, असल में मुझे आपके यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ पूछना था। जी बताइए। कि आपका मिन्हाज अली अस्करी के नाम से यूट्यूब चैनल है जी। तो देखिए, मेरे पास कंप्यूटर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अब घर में जो है वो भाई के पास होता था पहले, तो वो नहीं है। लेकिन ये कि मैंने मोबाइल पे आपको जो है ना वो सब्सक्राइब किया आपके चैनल को। सही। लेकिन उसके अंदर मैंने आपका चैनल ओपन किया तो उसमें ज्यादातर लेट नाइट हॉरर शोज ही है। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल की डिटेल बताएं कभी कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। मतलब इसमें अभी तो लेट नाइट हॉरर शो है और एक और सेगमेंट है जो कि स्पेशली यूट्यूब के लिए, वो है लेट नाइट हॉरर स्टोरीज टेप, जिसमें छोटे छोटे वाकयात हैं लोगों के। अच्छा। अभी तक तो यही है फिलहाल। अभी 3-4 महीने ही हुए हैं इसको लॉन्च किए हुए। आई थिंक मई या जून में हमने लॉन्च किया है। अच्छा। थोड़ा सा टाइम दें, और भी बहुत सारा कंटेंट आना है। बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना अलग से एक और यूट्यूब चैनल खोलें जिसपे इससे हट के जो आपकी अपनी और एफर्ट्स हैं वो जरूर शेयर करें, ताकि वो सब इसी में आएंगी। माशाल्लाह की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। वो सब इसी में आएगी, आप बस वेट करें थोड़ा सा। सही है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ईमेल की तरफ। और ईमेल भेजी है, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, हम गुलिस्तान जॉब ब्लॉक 18 में रहते थे। अपार्टमेंट्स का नाम कासिम कॉम्प्लेक्स है। वहां पे हमारे मेजनाइन फ्लोर था। जब हम वहां शिफ्ट हुए तो वो फ्लैट बहुत हॉन्टेड था। उस घर में अंदर जाते ही कुछ अजीब सी फीलिंग होती थी। एक दफा वालदा ने कहा कि खाला के घर जाना है, तुम तैयार हो जाओ। मैं क्योंकि कॉलेज से आई थी उस टाइम, तो अम्मी से मैंने कहा कि अभी मैं सो रही हूं, अगर मैं जाग रही होंगी तो चली जाऊंगी, वरना आप चली जाना। अम्मी कुछ देर बाद आई और उन्होंने मुझे देखा और मुझे कहा कि चलो। मैं उस टाइम सो रही थी। मैंने अम्मी से कहा कि आपने क्यों मुझे जगाया? तो अम्मी ने कहा अभी तो तुम टीवी देख रही थी लाउंज में बैठी हुई। मैंने तुमसे कहा भी कि तुम सोई नहीं, तो तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं तुमको बुलाने आ गई हूँ। ऐसा अक्सर होता था कि हम एक दूसरे को देखते थे, लेकिन वो हम नहीं थे। मेरी नानी रहने आई थी हमारे घर। वो तहज्जुद पढ़ती थी, तो वो रोज कहती थी कि सुबह के टाइम जब मैं उठती हूँ तो लगता है कमरे में बच्चे खेल रहे हैं, ऐसी आवाजें आती हैं। ऐसी ही चीजें गायब होना रात के टाइम, तो क्या आहिस्ता आहिस्ता दिन के टाइम में भी डर लगने लगा था। मेरे भाई रात को देर तक जागता था। उसको बाकायदा आवाज आई कि इस टाइम हमारी इबादत का वक्त है, आप दूसरे रूम में जाओ। वो बहुत बहादुर है,
वो कभी रिएक्ट नहीं करता था और दूसरे रूम में चला जाता था। मेरे फादर ने किसी मौलवी को बुलाया, पढ़ाई करवाई। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जिन्नात रहते हैं। खैर उनकी पढ़ाई के बाद तो कुछ नहीं हुआ वहाँ। हम 3 महीने बाद शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद। अब वो फ्लैट रेंट पे दिया है, लेकिन ऐसे कोई शिकायत नहीं करते जो वहाँ रहते हैं। चलें बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हूज ऑन द लाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? I wouldn't mind to disclose my name. It's all right. मेरे बहुत सारे लोग जानने वाले जो हैं वो सुनते हैं शो। चले कोई बात नहीं। जी क्या कहना चाहेंगे? वेल बेसिकली क्योंकि ये मेरा जो बेसिक एक जो बताने का मकसद है या कॉल करने का मकसद वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग जो लोग इन चीजों पे यकीन नहीं करते हैं सिर्फ उनकी वजह से, उनके लिए ही है। क्योंकि मैं खुद अपनी फैमिली में रह के इन सारी चीजों को इतनी दफा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, सुनता रहता हूँ फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड फ्रॉम माई पीपल फ्रॉम द फैमिली। एक्चुअली मेरे जो दादा थे उन्होंने 2 शादियां की थी। एक जो उनकी वाइफ थी वो मतलब एक बस नॉर्मल सी थी, लेकिन जो दूसरी वाइफ थी उनके साथ ये होता था कि मेरे पेरेंट्स वगैरह बताते हैं कि वो खानदान की थी, तो उनके साथ जिन्होंने जिन्नात होते थे वो उनको छोड़ने उनकी सिक्योरिटी वगैरह के लिए किसी ने उन पर रखे हुए थे। और वो चीज जनरेशन टू जनरेशन आती रही और उनके साथ कुछ हुआ था। उन लोगों का इन चीजों पे इतना ज्यादा बिलीव था कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को ये सारी चीजें मतलब ऑब्वियसली दादी थी, अब्बू को भी बताई, और मेरी मदर खुद अब्बू की कजन है तो उनकी भी मदर को पता है सारी चीजें। लाइक दीज थिंग्स वर इन द फैमिली। इवन ये भी हुआ कि इन चीजों पे एक कुछ मिसकंट्रोल सा हुआ था एंड द फैमिली वाज कर्स्ड कि आप लोगों के जो फर्स्ट बॉर्न्स होंगे वो जिंदा नहीं रहेंगे। एंड इवन बताते हुए भी दीज थिंग्स हैपन एज वेल बिकॉज हम लोग अब न्यू जनरेशन है और हमारे कजन्स वगैरह सब हैं। तो दिस एक्चुअली हैज हैपेंड, इट कीप्स हैपनिंग कि जो है वो हम लोगों की फैमिली, जो मेरी फादर की साइड वाली फैमिली जो दूसरी फैमिली है उसमें हमारे यहाँ फर्स्ट बॉर्न जो है वो नहीं रहते जिंदा। सारे के सारे जितने भी फर्स्ट बॉर्न वगैरह हैं उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हमारी खुद की फैमिली ये था कि मेरे फादर जो थे वो अपनी दूसरी दादी के पास जाना चाह रहे थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, बट मेरे दादा नहीं चाह रहे थे कि वो आए क्योंकि उनकी उनसे सेपरेशन हो गई थी। सो व्हेन ही एक्चुअली काइंड ऑफ फोर्सेस माई फादर टू कम बैक टू पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान बन गया वो यहाँ पे आ गए क्योंकि मेरे फादर काफी एज के हैं। तो जब ये सारी चीजें हो गई थी तो देयर वाज दिस मिथ कि सिंस बिकॉज ऑफ ये पूरा खानदान और ये लोग इतना ज्यादा इन सारी चीजों में थे जिन्हें जिन्नात इन सारी चीजों पर कि मेरे फादर को किसी ने कुछ कर्ज किया। एंड बाय द टाइम इवन टिल नाउ अभी तक ये लोग कहते हैं कुछ सिफली अमल करके, आई डोंट नो, बट वो अमल that has been so strong कि till the time till now my father is not normal। हम क्योंकि सीधी बात है you know like people they talk and medication इन सारी चीजों का भी इतना को खास असर नहीं हुआ। एंड यही चीज हमारी जनरेशन में भी है। मैंने अपनी सिस्टर का 1-2 दफा आपके साथ वाकया शेयर किया है और अपना खुद भी। so these things do happen। अच्छा तो मुझे जरा अच्छा चले क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये वाली जो कि बड़ी एक तरीके से कॉमन है, सही है। मुझे बताइएगा आपकी लॉजिक क्या कहती है कि जो फर्स्ट बॉर्न वाला केस है, जैसे फर्स्ट बॉर्न बहुत सारे हुए आपके ऐसे इंतकाल हुए? जी मेरी जो फर्स्ट कजन्स हैं उनके यहाँ यही होता है कि उनके यहाँ फर्स्ट बॉर्न्स जो है वो नहीं रहते हैं, लेकिन वो खुद भी आर्मी डॉक्टर बैकग्राउंड के हो गए हैं अब। और इवन मेरी जनरेशन वाले जो है वो भी सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे डॉक्टर्स वगैरह हो गए। हम लोगों का एक 50-50% बिलीव होता है इस चीज पे, क्योंकि देखिए एज अ मुस्लिम वी डू बिलीव इन दीज थिंग्स, वी कैन सी इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस।
और उनके यहाँ ये जो जनरेशन वाइज तो इवन ये भी है कि इनके यहाँ कोई उस असल में हमारी कजन के जो मदर फादर है ना, वो लोग इन चीजों पे बैठ भी थे किसी आंटी से, और वो जन्नत कवर करती थी और वो किसी के सामने आती नहीं थी, तो वो उन लोगों को उनके पेरेंट्स टू पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिलीव करते थे एज कम्पेयर टू माई पेरेंट्स। तो उनकी तरफ तो बहुत ही ज्यादा था। हम सब कजन्स का ये बिलीव होता है कि हाफ इट्स लाइक कि यू नो दीज थिंग्स हैपन, इट कैन हैपन, इट हैज बीन हैपनिंग, बट जेनेटिकली भी ये चीजें हो सकती हैं कि यू नो जेनेटिक्स में ये चीज हो कि फर्स्ट बॉर्न्स दे डोंट स्टे। नहीं, आपके फैमिली में कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया? आपकी फैमिली में? मेरी खुद की फैमिली में फर्स्ट बॉर्न वाला इस तरीके का वो नहीं है। मेरी फैमिली में जो है वो मेरे फादर के साथ है। लाइक देयर हैज बीन समथिंग एंड ही यूजुअली लूजेस हिज कॉन्शियस लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द डे टाइम और समथिंग लाइक दैट। बाय द टाइम इन माय सेंसेस मेरे फादर कुछ जॉब वॉब नहीं कर सकते थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, एंड इट इज मोर लाइक अ कर्स, जो कि ये लोग कहते हैं, मेरे पूरे खानदान वाले कहते हैं कि मेरे फादर पे कर्ज है एंड दिस एंड दैट। हमने बहुत ट्राई किया मेडिकली मौलवियों से, किसी मौला, क्योंकि मैं इन चीजों पे ना आलिमों पे ज्यादा बिलीव करता हूँ एज कम्पेयर टू आमिल, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पीपल। लेकिन नो यूज। चले आपके वालिद साहब ने कभी सफर किया है? सफर किया है, यहाँ से गए हैं, ओमान गए। उनको खाने काबा भेजें इंशाल्लाह ताला, मेरा पूरा इरादा है। एंड मेरे पेरेंट्स ने कभी आज तक उम्रा या हज नहीं किया है, और मेरी अब तक की सिर्फ एक यही ख्वाहिश है कि मैं एटलीस्ट एक ये चीज जरूर ट्राई करूं। एंड क्योंकि मेडिकली तो वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग। मेरी खुद की कजन भी साइकियाट्रिस्ट है, हम लोग उन चीजों की तरफ भी गए हैं, तो दोनों चीजें। चले बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपके वालिद साहब बिल्कुल सेहत याब हो जाएंगे। थैंक यू। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग था। शायद बहुत सारे लोग इस बात से डिसएग्री करें कि डर नहीं लगा, खौफनाक कहानियां नहीं थी। इस शो का हरगिज़ मतलब आपको सिर्फ डराना ही नहीं है। कुछ ऐसी हकीकत है वो कभी आपसे शेयर करना भी होता है, कुछ ऐसी रियलिटीज हैं जिनके बारे में बात करना चाहिए। लेट नाइट हॉरर शो करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अंधाधुन इन बातों पे यकीन करता रहूं। हमेशा मुझसे लोग आके पूछते हैं कि आप अपने वाक़यात तो बताते हैं तो उन पे तो बड़ा आपको यकीन होता है, दूसरे के वाक़यात पे आपको यकीन नहीं होता। ये बात नहीं है, यकीन है मुझे, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग भी जरूरी है। लॉजिक ढूंढनी जरूरी है। और आपको क्या लगता है कि मैं अपने वाकयात में लॉजिक नहीं ढूंढता हूंगा क्या? बड़ा आसान है कह देना, और बड़ा आसान है, मैं आपको बता दूं, जिस माइक के सामने मैं बैठा हूं या जिस मीडियम पे मैं बैठा हूं उस पे बहुत आसान है लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देके, झूठी कहानियां सुना के, फेक बातें करके नंबर्स हासिल करना, टीआरपी या ये फलाना जो भी होता है रेडियो पे। मेरा जाती तौर पे ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं है। टिल डेट मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि कोई झूठा वाकया आपसे शेयर ना करूं। इसीलिए लोगों से जब कॉल्स पे बात कर रहा होता हूं या ईमेल्स पे, तो उनसे
सवाल करता हूं कि आखिर ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है। वेल, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो नेक्स्ट फ्राइडे मुलाकात होगी। रातें ठंडी हो गई हैं, खामोशी बढ़ गई है। बहुत सारे लोग अभी मौजूद होंगे अपने घर में, अपने कमरे में लेटे हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, ये समझ के कि वो अकेले हैं। पर शायद उनको ये बात का पता नहीं कि वो अकेले नहीं। बिस्तर के नीचे, शायद पर्दे के पीछे, या ये जो आपके सामने अलमारी है इसके अंदर कोई और भी मौजूद हो जिसको आप तो देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको जरूर देख सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।